नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो जो कक्षा 10 में आपकी विज्ञान की सीरीज चल रही है लगातार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उसी में जो आपका रसायन विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 3, जिसके पहले से ही हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आज का ये वीडियो आपको जो धातु और अधातु में हमने खनिज और अयस्क तक आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में आपको धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं, इसके बाद में जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, भर्जन है, निस्तापन है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। धातुओं का निष्कर्षण। लिख रखा है कि धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। जो भी धातुओं के यौगिक होते हैं उन सभी से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं धातु का निष्कर्षण। लिखा है कुछ धातुएं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। तो जो भू प्रॉपर्टी से हम जो धातुएं निकालते हैं उनमें कुछ तो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं और कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसी को हम बोलते हैं धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण, पहले तो धातुओं का वर्गीकरण हम करते हैं कि किस प्रकार की धातुएं अलग अलग, जैसे आपने अभी सक्रियता श्रेणी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो उसी के आधार पर धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, फिर इसी प्रकार लास्ट है आपका निम्न मध्यम और उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अब इसमें जो सक्रियता श्रेणी के आधार पर जो निम्न है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, और जो मध्यम है वो बीच में स्थित है, और जो आपकी उच्च है वो सभी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है। तो 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों का निष्कर्षण देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए जो जमीन से हम निकालते हैं, भू प्रॉपर्टी से जो धातुएं जिन यौगिकों के रूप में मिलती हैं हमें, उसे बोलते हैं अयस्क। अब इनका वर्गीकरण अभी आपको बताया हमने कि उच्च अपक्रियाशील धातुएं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं और निम्न अपक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अपक्रियाशील धातुएं हमने बताया कि सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम है, आपका कैल्शियम है, सोडियम है और भी है। तो जो भी उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं अधिक सक्रिय होती हैं, जिसमें आपका पोटेशियम ने बताया, कैल्शियम है और सोडियम है और भी धातुएं हैं। और जो आपकी मध्यम है वो जिंक है, फेरस है, जिंक, फेरस। और जो लास्ट में आपकी निम्न अपक्रियाशील धातुएं हैं इसमें आपका सोना है, चांदी है, कॉपर भी है।
तो उच्च अपक्रियाशील धातु हमने आपको बताया कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, और मध्यम में बताया जिंक है, फेरस है और भी है। इसके अलावा निम्न अपक्रियाशील सबसे जो निम्न है वो है सोना और चांदी। आप देखिए इसका निष्कर्षण। तो सबसे पहले जो आपकी अपक्रियाशील धातु है उच्च, इनका हमें क्या करना है, गलित धातु में इन्हें बदलना है। गलित धातु में बदलने के लिए इनका विद्युत अपघटन कर देते हैं सीधा। तो जो भी आपकी सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, इन धातुओं का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। और जैसे ही विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें सीधे सीधे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो मध्यम अपक्रियाशील है, जिंक है आपका, फेरस है, इन सभी का क्या करते हैं कि दो पदों में इन्हें, एक में तो कार्बोनेट अयस्क, दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क। तो जिन धातुओं में कार्बोनेट अयस्क होते हैं उन धातुओं का हम करते हैं निस्तापन। कि जिन धातुओं में कौन सा कार्बोनेट अयस्क उपस्थित होता है उन सभी का क्या किया जाता है, निस्तापन। और जिन धातुओं में सल्फाइड अयस्क उपस्थित होता है उनका हम क्या करते हैं, वर्जन। निस्तापन और वर्जन अभी आपको परिभाषित करेंगे। और जो निम्न अपक्रियाशील धातु है इनमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क में अभी आपको बताया हमने क्या किया जाता है, वर्जन। वर्जन के पश्चात हमें जो धातु है वो शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो भी उच्च अपक्रियाशील धातु हैं उनका सीधा क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के पश्चात हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। और जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं हैं उसमें क्या है कि जिस धातु में हमें कार्बोनेट अयस्क मिलेगा उस धातु का हम निस्तापन करेंगे, और जिसमें सल्फाइड अयस्क उपस्थित होगा उसका क्या करेंगे, वर्जन। इसी प्रकार जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं आपकी, उनमें क्या, अगर सल्फाइड अयस्क उपस्थित है तो उनका सीधा सीधा क्या करेंगे, वर्जन। और वर्जन के पश्चात हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, वर्जन। कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर, जो आपका गलनांक बिंदु है उससे कैसा है, निम्न ताप पर ऑक्साइड, वो गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर गर्म करने से जो आपकी धातु है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क आपका किसमें परिवर्तित होता है, ऑक्साइड में। इसी प्रकार जो आपका निस्तापन है ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। जो भर्जन की प्रक्रिया है वो वायु की उपस्थिति में होती है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में। तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम बोला जाता है निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं, ये पूछ दिए जाते हैं दो दो नंबर में। तो अच्छे से तैयार करना। हमने बताया कि भर्जन आपका क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया बोली जाती है भर्जन। इसी प्रकार जो आपका निस्तापन है तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। अब देखिए भर्जन का एक एग्जाम्पल लिखा है, सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क के लिए हम जिंक सल्फाइड ले लेते हैं, ZnS। तो लिखा है वायु की उपस्थिति तो ऑक्सीजन, ये आपका लिखा है ऑक्साइड तो ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड।
तो जिंक सल्फाइड आपका वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर देखिए क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। तो क्रिया संतुलित करेंगे तो जिंक आपका यहाँ पे सल्फर डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 2 है, और जिंक 1 है तो इधर देखते हैं 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 गुना 6 बन जाएगा इधर। अब ऑक्साइड 2 का इधर हो जाए, 2 का इधर, 2 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 6, सही है, कंप्लीट हो गई। तो जो आपका जिंक सल्फाइड वायु की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, तो जिंक सल्फाइड प्लस वायु, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। इसी प्रकार निस्तापन की भी प्रक्रिया देखते हैं कि निस्तापन हमने बताया था कि जो कार्बोनेट अयस्क होगा आपका, तो निस्तापन के लिए जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अब जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये भी ऑक्साइड में ही परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जो जिंक कार्बोनेट है आपका, जब वायु की अनुपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहे वर्जन और निस्तापन, नोट करते जाइए, बढ़िया टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, धातुओं का संक्षारण हमने पहले चैप्टर में भी आपको बताया, जो फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अपक्रिया, उसमें भी हमने आपको पढ़ाया था कि धातु संक्षारण क्या होता है। तो नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण संक्षारण कहलाता है। कि नम वायु के संपर्क में आने पर जो आपकी धातु की सतह होती है उसका क्षरण या ह्रास बोला जाता है संक्षारण। तो एक लाइन की परिभाषा है कि नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण को रोकने की प्रक्रिया हमने बताई थी आपको कि सर्वप्रथम जो भी आपके पेंट आते हैं वार्निश, जिसे आप पॉलिश बोलते हैं, तो जो धातु की सतह होती है उस पर पेंट करके या ग्रीस लगाकर या एसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो पेंट लगा सकते हैं, या आप देखते हैं कि मिट्टी का तेल है, मोबी ऑयल है, ग्रीस है, ये सभी लगाकर आप जो धातु की सतह होती है उसे क्षरण होने से रोक सकते हैं, या उसे धातु जो है आपकी उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाकर उसे मिश्र धातु के रूप में बना के आप संक्षारण रोक सकते हैं। या क्रोमियम का लेपन है, एसद लेपन है, एनोडीकरण है, ये सभी प्रक्रियाएं अपना के हम जो धातु का संक्षारण होता है उसे रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उपधातु। अभी धातु पढ़ा था, अधातु पढ़ा, अब आप उपधातु। धातु हमने बताया था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। अधातु हमने बताया था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। अब आप आपका टॉपिक जो है वो है उपधातु। तो उपधातु क्या है कि धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो से हम बोलते हैं उपधातु। परिभाषा देखिए, लिखी है कि कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु
दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण में आपका एंटीमनी, आर्सेनिक इत्यादि। तो जो एंटीमनी है और आर्सेनिक है, इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। जो तो इसलिए जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस तत्व को हम बोलते हैं उपधातु। तो मिश्र धातु अच्छा टॉपिक है ये। मिश्र धातु तो दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण। बताया हमने कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। तो दो हो सकती हैं या दो से अधिक धातुएं हो सकती हैं, उनकी गलित अवस्था में जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं मिश्र धातु। अब एग्जाम्पल के लिए पीतल है आपका और कांसा, और भी हैं, ये दो ही यहाँ पे बता रहे हैं आपको, पीतल और कांसा। तो पीतल जो धातु है आपकी, इसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। तो पीतल में हमने बताया कि 70% आपका कॉपर और 30% जो है वो आपका जिंक। अब पीतल का उपयोग क्या, मशीन के पुर्जे जानते हैं आप सभी कि मशीन के पुर्जे बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में या तार देखते हैं जो घर में आदि। इसी प्रकार आपका कांसा है, तो कांसा में भी कॉपर आपका 88% और जो टेन है, 10SN, वह 12% होता है। तो ये मिश्र धातु और भी है, डच मेटल वगैरह सिक्का धातुएं। तो पीतल में हमने बताया कि कॉपर आपका 70% और जिंक 30%। इसी प्रकार जो कांसा है, कांसा में कॉपर 88% और टिन कितना है, 12%। पीतल का उपयोग हमने बताया आपको मशीन के पुर्जे बनाने में, बर्तन बनाने में। इसी प्रकार जो कांसा है, कांसा का उपयोग हम बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में भी करते हैं। इसका उपयोग बर्तन है और मूर्तियां बनाने में। चलिए नेक्स्ट, अमलगम। अमलगम क्या है कि लिखा है कुछ धातुओं जैसे तांबा है आपका, सोना है, टिन है, सोडियम तथा पोटेशियम। अब कुछ धातुएं हमने बताया, तांबा, सोना, टिन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी मरकरी के साथ बने विलयन को हम बोलते हैं अमलगम। अब अमलगम की जरूरत क्यों पड़ती है हमें कि अमलगम देखिए, जैसे आपके सोडियम धातु है, सोडियम हमने बताया था आपको कि सोडियम अत्यधिक सक्रिय धातु है। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है वैसे ही आग पकड़ लेती है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए हम इसका अमलगम बना देते हैं। तो सोडियम प्लस Hg
सोडियम धातु और पारा धातु के साथ जो अमलगम का निर्माण होता है, तो जब अमलगम के रूप में हम सोडियम को रखते हैं तो ये क्रिया नहीं कर पाती है। और अकेले जब सोडियम रहता है तो वो तुरंत ही वायु के संपर्क में आके क्रिया करके आग लगा देता है। और जो अन्य है आपकी तांबा है, सोना है, ये सभी अमलगम के रूप में पाई जाती हैं। लोहा है और प्लेटिनम है, इन धातुओं से अमलगम नहीं बनता है। तो जो अमलगम बनाने की प्रक्रिया हमने बताई कि जो भी एक्टिव या सक्रिय धातुएं हैं जो वायु के साथ बहुत जल्द क्रिया कर लेती हैं, तो इसलिए इन धातुओं का हम पारा के साथ अमलगम बना देते हैं, जिससे है क्रिया नहीं कर पाती हैं और सुरक्षित रहती हैं। तो जो आपका लोहा है और प्लेटिनम ये पारा के साथ अमलगम नहीं बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोने की मिश्र धातु। तो सोने की मिश्र धातु शुद्ध सोना काफी नरम होता है, इसे हम बोलते हैं 24 कैरेट सोना। तो जो भी आप देखते हैं शुद्ध सोना है वो बिस्किट के रूप में पाया जाता है, उसका जो शुद्धता की माप होती है वो कैरेट में मापी जाती है। तो शुद्ध सोना आपका कैसा होता है 24 कैरेट। और 24 कैरेट सोने से आप किसी प्रकार का कोई आभूषण या बर्तन कुछ नहीं बना सकते, कि 24 कैरेट सोना इतना नरम होता है कि उसे कोई आकार नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इसकी कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें तांबा या चांदी स्पेशली तांबा ज्यादा मिलाया जाता है, चांदी कम मात्रा में। तो जब इसकी मजबूती को हम बढ़ाने के लिए क्या मिलाएंगे इसमें, तांबा और चांदी, जिससे आभूषण निर्माण के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो शुद्ध सोना आपको बताया हमने कि जब तक शुद्ध सोना है वह काफी नरम रहता है, तो शुद्ध सोने से किसी प्रकार का कोई ना आभूषण बनेगा और ना ही कोई बर्तन बना सकते हैं। और जब उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली होगी तो वह मजबूत हो जाएगा। जब मजबूत हो जाएगा तो उससे हम किसी भी आकार का कोई ना कोई आभूषण या बर्तन या जो भी हम निर्मित करना चाहते हैं उसे वैसा ही रूप दे सकते हैं। अब लोहे की मिश्र धातु। तो लोहे की मिश्र धातु जो शुद्ध लोहा है, शुद्ध, वह भी अत्यंत नरम होता है तथा गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। तो परंतु इसमें कुछ मात्रा में अगर कार्बन मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाएगा। अगर शुद्ध सोने को शुद्ध लोहा को हम रखेंगे तो यह नरम होता है। और देखते हैं कि आप किसी गाड़ी में या कहीं पर जब यूज करते हैं तो उसे एक निश्चित टाइम बाद वो गाड़ी क्या हीट हो जाती है, और हीट होने पर क्या है, लिखा है कि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है तथा गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो इसलिए लोहा को कठोर और प्रबल बनाने के लिए इसमें जो कार्बन की अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे यह कठोर और मजबूत हो जाता है। सोने की मिश्र धातु और लोहे की मिश्र धातु। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। कुछ मिश्र धातुएं तथा उनका संगठन। तो देखिए फर्स्ट है आपकी, देख रहे हैं बोर्ड पे, पीतल। पीतल अभी आपको बताई थी हमने कि कापर इसमें 70% और जिंक आपका 30%। जो कापर है 70% और जिंक 30%, उपयोग इसका तार, मशीनों के पुर्जे इत्यादि में। तो जो पीतल है, पीतल आप सभी ने तार है या मशीनों के पुर्जे हैं या बर्तन बनाने में। दूसरा है आपका डच मेटल, डच। तो डच मेटल में होता है कापर 80% और जिंक आपका 20%। और डच मेटल का स्पेशली प्रयोग हम मशीन के जो भी मशीनों के पुर्जे बनते हैं उनके लिए हम डच मेटल का ही उपयोग करते हैं। अगला आपका जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर में कापर 50%, जिंक 35% और शेष निकेल होता है वो 15%। तो जर्मन सिल्वर का उपयोग हम स्पेशली मूर्तियां और बर्तन बनाने में। अगला है आपका मोनल मेटल। तो मोनल मेटल में कापर आपका 28% होता है, फेरस 2%, निकेल 70%। और मोनल मेटल का उपयोग किया जाता है मूर्तियां बनाने में।
गन मेटल, गन मीन्स बंदूक होती है, तो समझ सकते हैं गन मेटल का काम आप। तो गन मेटल में कापर आपका 88%, टिन जो है वो 10% होता है, और जिंक जो है आपका वो 2% होता है। तो गन मेटल का उपयोग बंदूक तथा हथियार बनाने में, बंदूक और हथियार बनाने में हम गन मेटल का उपयोग करते हैं। और आपकी जो इसमें मुद्रा धातु होती है, मुद्रा, मुद्रा धातु में कापर आपका 95%, मुद्रा धातु जो सिक्का देखते हैं आप, तो मुद्रा धातु में कापर आपका होता है 95%, टिन होता है 4%, और प्लेटिनम होता है 1%। तो जो भी सिक्का धातु होती है उसमें कापर आपका 95% और टिन 4% तथा प्लेटिनम 1%। उपयोग, उपयोग क्या है आपको सिक्का बनाने में। तो ये रही आपकी मिश्र धातु तथा उनका संगठन। चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।